हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें वेक्टर। देखो वेक्टर से आजकल तो कोई क्वेश्चन दरअसल आपकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है, नीट है या फिर आईआईटी मेंस, एडवांस में तो सवाल ही नहीं कि वेक्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेंस में और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन विदाउट वेक्टर हम लोग फिजिक्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी बेसिक मैथ और वेक्टर रहेगा उतनी अच्छी उसको फिजिक्स आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? वेक्टर। देखो टॉपिक है वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलते हैं? पहले तो ये देखो, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज किसको? फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिनको मेजर करा जा सकता है। ऐसी क्वांटिटी जिनको क्या करा जा सकता है? मेजर करा जा सकता है। क्वांटिटीज which can be measured, जिन्हें मेजर करा जा सकता है उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास हो गया, मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेंथ हो गई, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जस्ट इसके बाद में जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा, उनसे रिलेटेड उनकी यूनिट्स भी बताई जाएंगी, डायमेंशन भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है बेटा तीन अलग अलग टाइप की। कितने टाइप की हुआ करती है? तीन टाइप की हुआ करती है। पहले टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या हुआ करती है? टेंसर क्वांटिटी। देखो, इससे आगे जो मैं वर्डिंग यूज लेने वाला हूं, जो टर्मिनोलॉजी यूज लेने वाला हूं, वो सीखना पहले तो आप लोग थोड़ा सा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ये वर्डिंग लिखी हुई है। तो इसमें ये जो 15 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। ये जो मीटर पर सेकेंड है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। और ये क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। जैसे आपके सामने यूं लिखा हुआ है 15 आई कैप और ये न्यूटन, 15 आई कैप और ये न्यूटन। यहां पर इतना अपने को फोर्स दे रखा है। इतना क्या दे रखा है? फोर्स। इसमें ये जो 15 है, ये 15 है मैग्नीट्यूड। ये 15 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये जो आई कैप है ये है डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। बोले सर ये डायरेक्शन कैसे होगी? आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, माइनस आई कैप का मतलब होता है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, माइनस जे कैप का मतलब माइनस वाई एक्सिस, के कैप का मतलब जेड एक्सिस, और माइनस के कैप का मतलब माइनस जेड एक्सिस। तो ये क्या होगी यहाँ पर? डायरेक्शन। ये क्या होगी यहाँ पर? यूनिट। और ये क्या होगी यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगी भाई? फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होगी। बताओ कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होगी। तो अब जब मैं यहाँ पे वर्डिंग जो यूज लेऊंगा, यहाँ पे जो भी वर्डिंग यूज लेऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इनके पास में डायरेक्शन नहीं होती। इनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। या फिर कुछ एक स्पेशल केसेज में क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। क्या नहीं करती बेटा?
वेक्टर लो को फॉलो नहीं करती। गौर करना, स्केलर क्वांटिटी किनको बोलते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। या फिर कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। ठीक है भाई, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, डिस्टेंस। क्या भाई? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा। और जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूंगा कि कौन सी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान दीजिएगा, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। अब आपके दिमाग में आएगा कि वेक्टर लॉ क्या होते हैं। वेक्टर लॉ, ये चैप्टर का नाम ही अपना वेक्टर है, तो इसमें हम लोग आगे वेक्टर लॉ तो डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान देना। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। ध्यान दो आप लोग करंट की ओर। किसकी ओर भाई? करंट जो है इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी हुआ करती है। एक बार इसको मिटा दूं मैं इधर से। अरे ये तो समझ गए ना, जरूरत थोड़ा ना इसकी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। कैसे नहीं करती? ध्यान देना, जैसे इधर की ओर है 3 एम्पियर और इधर की ओर है 4 एम्पियर। इधर की ओर कितनी करंट है इस वायर में? 3 एम्पियर। इधर की ओर 4 एम्पियर। यदि वेक्टर लॉ लगाएं तो नेट किधर की ओर होना चाहिए? इधर की ओर, इनके बीच में कहीं ना कहीं। इधर 4 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर। जैसे इधर 4 न्यूटन का फोर्स होता, इधर 3 न्यूटन का फोर्स होता, तो इनका रिजल्टेंट कहां होता? इनके बीच में होता। यस और नो? तो ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर पे वेक्टर लॉ लगाएं, तब बताओ इधर की ओर कितना, इधर की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिजल्टेंट कितना होता है? यदि वेक्टर लॉ यदि आपको थोड़े बहुत याद हो तो 3 और 4 यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यूं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक यूं और एक यूं, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट करते तो क्या आता? 5 एम्पियर, जो कि अपने आप में क्या है भाई? गलत। ये क्या है? गलत। करंट के मामले में ऐसा हम लोग नहीं करते। फिर क्या करते हैं करंट के मामले में? देखो, इधर की ओर क्या होता है? 3 एम्पियर। इधर की ओर क्या है बताओ? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो इधर से यदि कोई वायर हो, इधर से क्या हो? कोई वायर हो, तो इसमें 7 एम्पियर करंट देखने को मिलती है। याद करो किरचॉफ्स लॉ, किसी भी जंक्शन पे आने वाली इक्वल टू क्या होता है? जाने वाली। तो इधर से देखो, इधर 3 और 4 जा रही है, 3 और 4 जा रही है, तो इधर से कितनी आएगी? 7 एम्पियर। रियलिटी तो ये होती है, लेकिन यदि वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट जो होती है वो क्या होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। यस और नो? क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट टाइप की जो क्वांटिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, वेक्टर क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनकी डायरेक्शन भी होती है, और ये वेक्टर लॉज को फॉलो भी करती है। इनका क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करती हैं। वेक्टर लॉ को ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी
वेक्टर लॉ को ये क्या करती है भाई, फॉलो भी करती है। क्या मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर लॉज को फॉलो भी करती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, यहां से एग्जाम्पल रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग बताते जाएंगे कि कौन सा क्या। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के नाम से घबराते हो गया है, टेंशन तो देता होगा, 11th में देता था क्या टेंशन है, नाम से यूं लगता था एक्सीलरेशन क्या होता है। देखो एक्सीलरेशन यदि आ गया समझ में तो फोर्स समझ में आ जाएगा, और फोर्स समझ में आया तो क्या समझ में आ जाएगी, फिजिक्स समझ में आ जाएगी। कहा जाता है फोर्स इज द सोर्स ऑफ फिजिक्स। फोर्स नहीं होता तो क्या नहीं होती, फिजिक्स नहीं होती। और एक्सीलरेशन नहीं होता तो फोर्स ही नहीं होता, एक्सीलरेशन नहीं होता तो फोर्स ही नहीं होता। तो एक्सीलरेशन समझ में आएगा तो फोर्स, और फोर्स समझ में आएगा तो फिजिक्स। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सीलरेशन, यस और नो। देखो तो वेक्टर में क्या बताया, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉज को फॉलो भी करती है। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। मोमेंटम, क्या भाई मोमेंटम, बोले सर कौन से वाला, कोई से भी वाला हो, चाहे लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सारी सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है बताओ, वेक्टरिक क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटीज की। किसकी, टेंसर क्वांटिटीज की। टेंसर क्वांटिटी वे होती हैं जो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे। दीज क्वांटिटीज दिख तो रहा है ब्लैक इंक में, दिख रहा है, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करा करती है। देखो कैसे, आप लोगों को यदि थोड़ा सा भी याद है तो ध्यान देना, ये एक रिंग है, ये क्या एक रिंग, रिंग जानते हो, रिंग बोले तो चूड़ी, चूड़ी जो होती है वो क्या होती है, रिंग। दरअसल क्या करते हैं, बोर्ड पे हम लोग रिंग बनाए, चाहे डिस्क बनाए, चाहे स्पेयर बनाए, सबकी शक्ल एक सी बनती है। जबकि रिंग, डिस्क और स्पेयर में रात दिन का अंतर होता है। चूड़ी क्या होती है, रिंग, रोटी क्या होती है, डिस्क, यदि फुली भी ना हो तो, यस और नो, डिस्क। और कॉइन क्या होता है, डिस्क। फुटबॉल क्या होती है, स्पेयर, यस और नो। तो ये क्या है, यहाँ पर रिंग है जिसका मास तो m और रेडियस कितनी है, r, मास m रेडियस r है, और ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूम रही है, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोग यहीं से क्लियर कर लेना। जैसे ये वाली क्या है, एक्सिस, इसके चारों ओर रिंग कैसे घूम रही है, यूं, यूं घूम रही है, चाहे वो यूं घूमो चाहे यूं घूमो, एक ही बात। यूं एक रिंग इसके चारों ओर घूम रही है, ये क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ ना कुछ क्या होएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब वही रिंग मैं दोबारा ले रहा हूं, वही सेम रिंग ली है, मास कितना है एम, रेडियस कितनी है आर, लेकिन अब की बार जो रोटेशन एक्सिस है वो मैंने यहां पर चेंज कर दी है। अब की बार इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, समझ रहे हो। रिंग यूं है, यूं रिंग है, और वो अपने डायामीटर के अलोंग घूम रहा है। किसी के पास कड़ा है, कड़ा हो, कड़ा या चूड़ी वगैरह कुछ हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। देखो समझ रहे हो, वैसे समझ लो है ना। ये क्या है, एक रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है, और ये क्या होगी, एक्सिस जो इसके डायमीटर के अलोंग पास हो रही, इस डायमीटर के अलोंग ये यूं घूम रही, यस और नो, यूं घूम रही है, इस प्रकार से यूं घूम रही है। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग वही है, रेडियस वही है, मास वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुई, घूमने का ओरिएंटेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज होते बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जो ओरिएंटेशन, इसको तुम लोग यूं समझ सकते हो, जब आप लोग छोटे बच्चे थे तब आप लोगों ने कोई लकड़ी वगैरह उठा के देखी होगी, बड़ी सी लकड़ी उठाने की कोशिश करी, उसको आप लोगों ने बीच से उठाया, इजी गोइंग में उठा पाए।
एक एंड से पकड़ के उसको यूं उठाने की कोशिश करी तो एक हाइट तक तो आप लोग उठा पाए, उसके बाद वापस से पड़ गई दाढ़ से, तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। अरे यस और नो? बड़ी सी लकड़ी, भारी सी लकड़ी है जो अपने लगभग लिमिट के बराबर सी है कि भाई अब लोग इतना उठा सकते हैं, बस लास्ट लिमिट के बराबर सी है, यूं मान के चलो, ठीक है। तो उसको बीच से पकड़ के तो तुम लोग इसी को थोड़ा सा उठा सकते हो, थोड़ा सा जोर करके उठा सकते हो, लेकिन उसी को तुम एक किनारे से पकड़ के यूं उठा के दिखाओ, देखिए नहीं उठा सकते ना, बिल्कुल नहीं उठा सकते। जैसे ये लकड़ी है, बड़ी भारी सी लकड़ी है, अब इसको यहां से तो थोड़ा जोर लगा के उठा लिया बीच से, लेकिन इसी को तुम लोग यहां से पकड़ के यूं उठाओगे यूं, ठीक है, नहीं उठा सकते भाई। जबकि मास भी वही है, लकड़ी भी वही है, सब कुछ वो कवर, तुम भी वही हो, यस और नो? लेकिन जैसे ओरिएंटेशन चेंज हुआ, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी वहां पर ऐसी है जिसने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, और अपनी वैल्यू चेंज कर ली तो तुम्हारे लिए उठाना क्या हो गया उसको, इम्पॉसिबल, यस और नो? तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है जो ओरिएंटेशन के साथ में चेंज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ओरिएंटेशन के साथ में क्या हो जाती है, चेंज। कोई डाउट हो इसमें? उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी के टाइप हम लोग पढ़ने वाले, थोड़ा मोटा ज्यादा चल रहा है ना मार्कर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ये भी दो टाइप की हुआ करती है, अभी भी उतना ही चल रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो होती है दो अलग अलग टाइप की। वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो अलग अलग टाइप की होती है। एक होते हैं पोलर वेक्टर, एक क्या होते हैं, पोलर वेक्टर, और एक होते हैं अक्सियल वेक्टर। एक तो क्या होते हैं पोलर वेक्टर, और एक क्या होते हैं अक्सियल वेक्टर। समझ रहे हो इस बात को, पोलर वेक्टर एंड अक्सियल वेक्टर। देखो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर उनको बोलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स होते हैं, जिनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफाइन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जिनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब पोलर वेक्टर क्या होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स। और ये क्या होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनके फिक्स नहीं होते हैं, इनके फिक्स नहीं होते, इनके फिक्स होते हैं। देखो अभी समझ में आएगा। जैसे आप लोग ध्यान देना, समझना, एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां से राधेश्याम मान लिया, यहां से चला और यहां पहुंच गया। कहां से चला बताओ, यहां से, और यहां पर पहुंच गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन से वाला होएगा, ये वाला। ये क्या हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, बी। बताओ क्लियर है कि नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स है कि नहीं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट फिक्स है। अब देखो तुमको मैं एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी बता रहा हूं। हो सकता है आपकी सर्कुलर मोशन ना समझी हुई हो, लेकिन आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, कैसे पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। अब जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। मैं बिल्कुल तुमको एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन में आने की कहीं आवश्यकता नहीं कि बोले एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई जा रही, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही। जब पढ़ाया जाएगा उस समय पूरा समझ में आएगा। बस इतना यहां पे देखो कि ये पार्टिकल यूं चक्कर लगा रहा है। कैसे चक्कर लगा रहा है बताओ, क्लॉकवाइज। कैसे चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज। ये क्या होगी इसकी एक्सिस, ये क्या होगी इसकी एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, अरे किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने का एक तरीका होता है। फिर बोल रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ाई जा रही है,
सिर्फ और सिर्फ मैं डेमो बता रहा हूं आपको कि फिजिकल क्वांटिटी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट किस प्रकार से फिक्स नहीं होते। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब बता रहा हूं कि यहां पर आप लोग देख रहे हो एंगुलर वेलोसिटी, ये चक्कर यूं लगा रहा है भाई, चक्कर यूं लगा रहा है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल बहुत काम का है। राइट हैंड थंब रूल से इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं। क्या कि राइट हैंड को इस प्रकार से ले कि फिंगर्स जो हैं घूमने की डायरेक्शन को बताए। किसको बताए? घूमने की डायरेक्शन को। तो ये यूं घूम रहा है ना, यूं घूम रहा है, तो जो थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। वो किसको बताएगा? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? अंदर की ओर। किधर की ओर होगी बताओ? अंदर की ओर। यस और नो? गौर करना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, इनकी डायरेक्शन ऐसे ही बताई जाती है, लेकिन सभी की राइट हैंड थंब रूल से नहीं बताई जाती। वो कैसे बताई जाती है वो मैं आगे आप लोग सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो? अभी सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो कि जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन किधर की? क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। यस और नो? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन किससे? राइट हैंड थंब रूल से। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की ओर आई बताओ? अंदर की ओर। बताओ एक्सिस के अलोंग आई कि नहीं आई? ये वाली एक्सिस है रोटेशन एक्सिस, इसके चारों ओर घूम रहा है, तो बताओ एक्सिस के अलोंग आई कि नहीं आई? एक्सिस के अलोंग ओमेगा की डायरेक्शन यू आई, डायरेक्शन यू आई। अब मुझे ये बताओ, जो ओमेगा की डायरेक्शन यूं आ तो गई, लेकिन उस वेक्टर का जो डायरेक्शन यूं आई, तो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो कहां पर, फाइनल पॉइंट कहां पर? ओमेगा का। गौर करके देखो कि ओमेगा की डायरेक्शन किधर की ओर आ गई बताओ? इनवर्ड आ गई। इनवर्ड आ गई तो उसका इनिशियल पॉइंट कहां पर? नहीं पता। फाइनल पॉइंट कहां पर? डायरेक्शन तो इधर की ओर आ गई। चलो तुमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो इधर की ओर ली थी, इनिशियल से फाइनल की ओर, तो इसमें तुमने बता दिया कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तुम लोगों ने बताया था, मैंने तो नहीं बताया। ठीक है, इसमें इनिशियल और फाइनल इजी को फाइंड कर लिया था आप लोगों ने। अब इसमें भी ओमेगा की डायरेक्शन किधर की ओर है बताओ? अंदर की ओर। अब ओमेगा की डायरेक्शन अंदर की ओर है, लेकिन उसमें इनिशियल तो कौन सा और फाइनल कौन सा? नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसमें बताओ इनिशियल और फाइनल डिफाइन है क्या? नहीं है, इनिशियल और फाइनल डिफाइन नहीं है। तो कुछ एक वेक्टर ऐसे होते हैं जिनके इनिशियल और फाइनल डिसाइड होते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके इनिशियल और फाइनल डिफाइन नहीं होते। जिनके डिफाइन नहीं होते, जिनके डिफाइन नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षीय। और जिनके डिफाइन होते हैं उन्हें पोलर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई। इनके एग्जाम्पल है all quantities related to ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जानते हो? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से खिसककर दूसरी जगह पे चला जाए। चलता तो ये पंखा भी है, पंखा चलता नहीं क्या? चलता है, लेकिन आज तक पहुंचा कहीं पर भी नहीं। अरे यस और चलता है लेकिन पहुंचा कहीं पर भी नहीं। चलता कोल्लू का बैल भी है। कोल्लू का बैल जानते हो? तो मूवीज में देखा होगा, वैसे थोड़ा ना देखा तुम लोगों ने कोल्लू का बैल, जो एक ही जगह पे चक्कर लगाता रहता है ना, चलता खूब है, पहुंचता कहीं भी नहीं। तो एक कुछ मोशन ऐसी होती है जिनमें एक जगह से चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं ऑब्जेक्ट, और कुछ में क्या होते हैं एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऑल क्वांटिटी रिलेटेड टू ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें एक जगह से चल के ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे चला जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम। अरे यस और नो? इसके एग्जांपल quantities related to circular and rotational motion, circular and rotational motion, circular and rotational motion क्या क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी तो बचेगी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। अरे याद रह जाएगा भाई, एंगुलर मोमेंटम। ये सारे क्या होते हैं भाई? एक्सियल वेक्टर हुआ करते हैं। इसमें बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये कौन सा वेक्टर हुआ?
पोलर वेक्टर। ये कौन सा हुआ? पोलर वेक्टर। क्यों भी पोलर वेक्टर क्यों हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसमें डिसाइड थे। ये क्या हुआ बताओ? ओमेगा क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सियल वेक्टर हुआ ये। रीजन इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां पर डिसाइड नहीं थे। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। अरे समझ में आया क्या? एक और इसमें ध्यान देना, ये जो पोलर वेक्टर होता है ना, पोलर वेक्टर, इसको हम लोग लीनियर वेक्टर भी बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं? लीनियर वेक्टर। समझ रहे हो? वैसे पोलर वेक्टर ही इसका ज्यादा फेमस मतलब टर्मिनोलॉजी होती है इसके लिए, ठीक है। तो एक क्या हो गया? पोलर वेक्टर, और दूसरा क्या हो गया? एक्सियल वेक्टर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कुछ भी पूछना हो तो बोलो, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ एक स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं। स्पेशल पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां जहां पर कंफ्यूज होते हैं। देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। कौन सी वाली की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट की। करंट जो होती है मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। इसके मैग्नीट्यूड भी होता है करंट के पास, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। इसलिए कैसी क्वांटिटी हुआ करती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा ध्यान देना, एरिया। क्या भाई? एरिया। एरिया जानते हो क्या होता है? एरिया किन का होता है? एरिया कुत्तों का होता है। होता है क्या? मूवी में देखा होगा कि एरिया कुत्तों का होता है, जैसे तुम्हारा ये ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दो, एरिया ध्यान दीजिएगा। टेंशन मत ले, कोई पर्सनली मत ले लेना भाई। अभी नए नए तो तुम लोग आए हो, क्या पता किसी ने इमोशनल हो गया बच्चा, बोले सर हमारे कुत्ता बता रहे थे। देखो एरिया ध्यान देना। एरिया कई बार आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्केलर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करते थे तुम लोग फ्लक्स के लिए, क्या करते थे वहां पे? एरिया कैसा होता था? वेक्टर। यस और नो? और उसी एरिया को आप लोगों ने स्केलर तो तुम लोग लेते आए हो। तो एरिया जो होता है वो वेक्टर भी होता है और वो स्केलर भी होता है, दोनों होता है। जब अपने को जरूरत पड़ती है तब वेक्टर होता है, जब जरूरत नहीं पड़ती तब क्या होता है? स्केलर होता है। समझ रहे हो इस बात को? याद रह जाएगा। थर्ड पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है, दोनों होते हैं। वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्मॉल होती है, कैसी होती है भाई? स्मॉल, तब तो क्या होता है? ये वेक्टर। तब तो क्या होता है? वेक्टर। और यदि क्या होती है? लार्ज वैल्यू होती है। लार्ज वैल्यू होती है तब क्या होता है? ये स्केलर हुआ करता है। बोले सर ऐसा क्यों होता है? ये आगे मैं वेक्टर में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज को 2-3 बार डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ सेंस निकलने वाला नहीं है, बिना फालतू टाइम खराब होएगा। नॉर्मल से पॉइंट वहां पे डिस्कस करेंगे। तो याद रखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है, स्केलर भी होता है। वेक्टर कब होता है? जब इसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल। और स्केलर कब होता है? जब इसकी वैल्यू क्या होती है? लार्ज। और जिस प्रकार से नीट का पेपर आ रहा है उस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है भाई साहब आपसे। अब की बार का जो फिजिक्स का पेपर आया नीट का, उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है आपको फिजिक्स की स्पेलिंग ना पूछ ले। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। तो बहुत ही पटवारी के एग्जाम में जो पेपर आता उससे सिंपल पेपर था फिजिक्स का। मतलब आप लोग 45 में से 45 फोड़ सकते हो, मौका है। जब तक एनटीए करवा रही है तब तक जिंदाबाद है फिजिक्स में काम। अब भी यदि मार्क्स नहीं आ रहे तो अभी भी तुम्हारी गलती है। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान दीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और स्केलर। और ऐसे पेपर में मैं फिर पहले ही बोल चुका हूं, दोबारा बोल देता हूं, ऐसे पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का एक ही तरीका होता है, केवल और केवल एक ही तरीका है
कि आपकी सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करीबी होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन उठा लो, जो से क्वेश्चन मिलते हैं वैसे उठा लो। सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करीबी होनी चाहिए। डेली के 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखने, ठीक है ना। और 100 सिंपल क्वेश्चन, जिस लेवल का पेपर था उस लेवल के यदि 100 क्वेश्चन आप डेली सोल्व करते हैं, 1 घंटा आपको लगेगा। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हो। 1 घंटे में नहीं होते 2.5 घंटे में कर लो, अब तो सफिशियंट है, 2.5 घंटे में कर लो। कॉपी से निजात पाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, तो कॉपी में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना। कॉपी याद करने का तरीका वही है जो मैंने आपको डिस्कस करा है। जब बच्चे और हो जाएंगे तब दोबारा एक दिन डिस्कस कर दूंगा। तो उसमें टाइम आपको 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करने। क्वेश्चन सोल्व करने, डेली के 100 क्वेश्चन करोगे तो अपने पास 6 महीने कितने क्वेश्चन हो गए? 18,000। 18,000 क्वेश्चन करने के बाद में आप 45 में से 45 फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे? और 2.5 घंटे तो यार तुम्हारा डेली देने का बनता है। यदि 2.5 घंटे भी नहीं देते तो भाई फिर तो हाँ भगवान ही मालिक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और क्या हो गया बेटा? स्केलर हो गया। उसके बाद में 4th पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, एक आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी तो किसमें देखने को मिलेगी? सर्कुलर मोशन में तो पढ़ेंगे ये वाली। किसमें पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। एंड हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन वहां पर ये डिस्कस करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस किस में देखने को मिलेगी? एसी में, एसएचएम में, एसी में, एसएचएम में, वेव्स में एंड ईएमडब्ल्यू में। किसमें? ईएमडब्ल्यू में एंड कम्युनिकेशन में। अरे यस और नो? इन चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस किस में पढ़ेंगे? इन चारों टॉपिक्स में पढ़ेंगे। दोनों को ओमेगा से डिनोट करते हैं, दोनों के फॉर्मूले भी सेम होते हैं, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना इस बात को। दोनों क्वांटिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। फॉर्मूले सेम है, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, सोल्व करने का तरीका सेम है, समझ रहे हो? लेकिन दोनों क्या होती है? अलग अलग क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी है इनमें से ये वाली जो क्वांटिटी है, कौन से वाली? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्लियर है, कैसी क्वांटिटी है बताओ? ये वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कोई डाउट है इसमें? एंगुलर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। आगे बढ़े। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत सीधा सिंपल। वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे? एरो से। एरो बोले तो तीर। क्या है? तीर। खान तीर है, उड़ता तीर नहीं है ध्यान रखना। ये एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेल। इसको किससे लिख दिया? ए से। इसको किससे लिख दिया? बी से। ठीक है। तरीका क्या होता है? पहले टेल वाला पॉइंट लिखो, फिर हेड वाला पॉइंट लिखो, और फिर इसके ऊपर एरो बना दो। इसके ऊपर क्या बना दो? एरो। यस और नो? इसके ऊपर एरो बना दो। ये क्या हो गया? टेल। ये क्या हो गया? हेड। मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है? पहले टेल वाला पॉइंट, फिर हेड वाला पॉइंट, और उसके ऊपर क्या बना दो? एरो। समझ रहे हो क्या इस बात? डायरेक्शन किधर से किधर होती है? डायरेक्शन किधर से किधर होएगी बताओ? टेल टू हेड। क्या होएगी बताओ? टेल टू हेड। डायरेक्शन होती है टेल टू हेड। और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो किसको बताती है? मैग्नीट्यूड।
इसकी जो लेंथ होती है एरो की लेंथ, वो किसको बताती है भाई? मैग्नीट्यूड को बताती है। मोर लेंथ, बोलो बोलो, मोर लेंथ मोर मैग्नीट्यूड, मोर मैग्नीट्यूड, यस और नो? जैसे इधर की ओर ध्यान, दोबारा देख लो, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं? टेल। इसे क्या बोलते हैं? हेड। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले टेल वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर हेड वाला पॉइंट लिखते हैं, और उनके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर हुआ करती है? टेल से हेड की ओर। कॉमन सेंस की चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेल से हेड की ओर। लेंथ, इसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और भी होता है, ध्यान देना आप लोग। जैसे ये वाला वेक्टर है, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। क्या है? ए। एक ये वाला वेक्टर है, अरे यार बड़ी गंदी सी राइटिंग आ गई, उल्टे हाथ से लिखा नहीं जाता, मुझे बोर्ड से बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्या हो गया बताओ? बी। ये तो क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी। समझ रहे हो गया? जरूरी नहीं कि टेल और हेड वाले पॉइंट लिखो आप लोग हर बार, कोई जरूरी नहीं। ये ए वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर। क्या? ए वेक्टर। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है बी वेक्टर। क्या? बी वेक्टर। मतलब इसकी तरह जरूरी नहीं कि इधर देखो, इसमें टेल वाला पॉइंट क्या था? ए। हेड वाला पॉइंट क्या था? बी। टेल और हेड वाले पॉइंट ए और बी थे, तो हम लोगों ने क्या लिखा? पहले टेल वाला पॉइंट लिखा, फिर हेड वाला पॉइंट लिखा, फिर ऊपर वेक्टर लगाया हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसे लिखो, आप लोगों को ऐसे भी देखने को। अरे ब्रेल लिपि आ गई है, देखो ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी वेक्टर। और इसको वेक्टर फॉर्म में मतलब मैथमेटिकली लिखोगे तो किससे लिखते हो? ए वेक्टर से लिख सकते हो। इसको किससे लिख सकते हो? बी वेक्टर से। दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? बी का। भाई जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होएगा? ज्यादा बड़ा होएगा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। ठीक है जी। मोर लेंथ मोर मैग्नीट्यूड। लेंथ किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन किधर से किधर हुआ करती है? टेल से हेड की ओर। टेल से हेड की ओर। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। परसों हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से मतलब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, परसों हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इससे अगले वाली क्लास, उससे अगले वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। परसों नहीं, कल ही कर लेंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और बहुत ही डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। लगभग 10-12 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो आगे ध्यान दीजिएगा, नोट, बड़ा ही काम का नोट है। किसी भी वेक्टर को, क्या? किसी भी वेक्टर को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर सकते हैं। किसी वेक्टर को मन में आए ना, वहां से वहां उठा के ले जाओ, लेकिन दो कंडीशन है। एक तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, और एक डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यस और नो? वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर टू एनी पॉइंट। टू एनी पॉइंट, मन में मर्जी है वहां लेके जाओ। यू कैन शिफ्ट ए वेक्टर फ्रॉम टू एनी पॉइंट, बट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। अरे यस और नो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां पर चेंज नहीं होने चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां पर चेंज नहीं होने चाहिए, फिर किसी भी वेक्टर को आप कहीं से कहीं पर भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे आप लोग समझो, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर।
मैं इसको यहां से उठाकर यहां ले गया, बताओ सही लेके गया क्या? मैंने इसको यहां से यहां ले आया, मैं यहां से उठा के यहां ले आया, क्या उसको मैं सही लेके आया? नहीं, बिल्कुल गलत। रीजन, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। मैंने इसको यहां से उठाया और मैं यहां ले आया, क्या मैं सही लेके आया क्या? बिल्कुल, ये इस प्रकार से शिफ्ट हम लोग इसको नहीं कर सकते। यस और नो? मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आया, बताओ सही लेके आया क्या? नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों? डायरेक्शन इसने क्या कर ली? अपोजिट। डायरेक्शन इसने चेंज कर ली, अपोजिट कर ली। मैंने इसको यहां से उठाया और मैं यहां ले गया, बताओ अब की बार मैं सही लेके गया क्या? देखो, ये और ये दोनों की लेंथ सेम सी लग रही है आपको, तो बताओ यहां से यूं शिफ्ट करा, तो बताओ इस प्रकार की ये वाली शिफ्टिंग सही है कि नहीं? ये वाली शिफ्टिंग सही है। यस और नो? ये वाली शिफ्टिंग सही थी कि गलत थी? ये वाली, जैसे यहां से यूं लेके जा रहे हैं इसको, ये सही की गलत? ये वाली गलत है। रीजन है मैग्नीट्यूड। कैसे मैग्नीट्यूड चेंज है? देखो, इसकी लेंथ कितनी है? इतनी है, और इसकी भी कितनी है? इतनी है। नहीं है? अब इसकी कितनी है? इतनी, इतनी सी, और इसकी भी कितनी है? इतनी सी। दोनों की लेंथ बराबर ही तो है? यस सर, कौन कह रहा है? कौन तिलचट्टा है ये? कोई बात नहीं, समझ दोगे आप लोग। इस प्रकार शिफ्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार शिफ्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार से शिफ्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हो। अब आप लोग होगे इसका मतलब सर यूं उठा के, इसका मतलब यूं आगे किसकाना है? जरूरी नहीं आगे किसका हो, यहाँ पीछे भी किसका सकते हो, ऊपर भी किसका सकते हो, इधर भी किसका सकते हो, बोर्ड से बाहर भी ले जा सकते हो, बोर्ड से बाहर भी ले जा सकते हो, अपने घर पे भी ले जा सकते हो। बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज मत होने देना। समझ गए क्या? तो इस प्रकार से ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि कांस्टेंट बनी रहे तो एक वेक्टर को कहीं से कहीं पर भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। अरे यस सर कि नो सर? आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या है हेडिंग? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो, वेक्टर्स के बीच में जो एंगल मेजर करा जाता है वो या तो हेड हेड के बीच में मेजर करा जाता है, या टेल टेल के बीच में, या तो हेड हेड के बीच में, या टेल टेल के बीच में। समझ रहे हो क्या इस बात को? एंगल जो मेजर करा जाता है वो या तो किसके बीच में? हेड हेड के बीच में, या फिर टेल टेल के बीच में मेजर करा जाता है। हेड हेड के बीच में या टेल टेल के बीच में। देखो कैसे, इसको समझना भैया आप लोग। ये क्या है बताओ? एक ए वेक्टर, ये क्या है बोलो? बी वेक्टर। इनके बीच में ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है। क्या इस 30 डिग्री को आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। रीजन, एंगल किसके बीच में दे रखा है? टेल टेल के बीच में। तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा। 30 डिग्री हो गया भाई। कोई डाउट हो तो बोल दो। अगला एग्जांपल देखो, ये क्या है? एक ए वेक्टर, ये क्या है? एक बी वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर। इनके बीच में ये वाला एंगल दे रखा है अपने को 120 डिग्री। तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल भी किसके बीच में दे रखा है? हेड हेड के बीच में। हेड हेड के बीच वाले एंगल को एंगल बोल सकते हो, टेल टेल के बीच वाले एंगल को एंगल बोल सकते हो। यस और नो? लेकिन टेल और हेड के बीच के एंगल को आप एंगल नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये वाला वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर है, और इनके बीच में ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री। कितना दे रखा है? 120 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल किनके बीच में दे रखा है? हेड एंड टेल के बीच में। देखो, ये तो हेड और ये टेल, हेड और टेल के बीच में एंगल दे रखा है, तो इस वाले एंगल को आप लोग एंगल बोल सकते होगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब इसके लिए क्या करोगे? किसी भी एक वेक्टर को इनमें से शिफ्ट कर लो।
किसी ए को शिफ्ट कर लो या बी को शिफ्ट कर लो। चाहो तो ए को शिफ्ट करके इधर की ओर ले आओ जिससे दोनों के हेड हेड भिड़ जाए, चाहे तो ए को शिफ्ट करके इधर की ओर ले जाओ जिससे दोनों के क्या भिड़ जाए, टेल टेल भिड़ जाए। किसको शिफ्ट करोगे बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को उठा ले, इसको ए को उठा के यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देते हैं। कहां शिफ्ट कर दिया बताओ, यहां। ये क्या हो गया बताओ, ए वेक्टर। यहां से उठा के यहां शिफ्ट करा, बताओ शिफ्टिंग सही करिए कि नहीं करिए, मैग्नीट्यूड चेंज होने दिया क्या, डायरेक्शन चेंज होने दी क्या, तो इस प्रकार से शिफ्ट कर सकते हैं क्या, दोनों के टेल टेल भिड़ गए क्या। तो ये वाले एंगल को बताओ, एंगल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कितना एंगल हो जाएगा भाई, एक साइड का टोटल 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा। शॉर्टकट भी है, आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, विदाउट डायग्राम ही कर सकते हैं। यदि एंगल किन के बीच में दिया हुआ हो, एंगल टेल और हेड के बीच में दिया हुआ हो, टेल और हेड के बीच में गिवन हो, एंगल किन के बीच में गिवन हो, टेल और हेड के बीच में गिवन हो, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसके पास इतना टाइम पड़ा है एग्जाम में कि भाई हम लोग डायग्राम बनाते फिरेंगे, वहां पे तो एक एक सेकंड कीमती होता है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जो एंगल है, जो एंगल टेल और हेड के बीच में दिया हुआ है, उसको 180 में से माइनस कर दो, उसको 180 में से क्या कर देना है, माइनस, और वो भी दिमाग में ही करना है, उस पेपर में नहीं करना, जगह नहीं खराब करनी, जगह रफ वर्क के लिए जो जगह होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर टेल और हेड के बीच में जो एंगल दे रखा है कितना, 120, कितना दे रखा है 120, कितना भी दिया हुआ हो, यदि टेल और हेड के बीच में दिया हुआ है तो रियल एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से उस एंगल को क्या कर देंगे, माइनस। तो बताओ कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अरे यस और नो, कोई डाउट, कर सकते हो। ध्यान रखो, या तो हेड हेड के बीच में मेजर करा जाता है, या टेल टेल के बीच में मेजर करा जाता है। ठीक है भाई, इधर टेल टेल के बीच में दिया हुआ था, एंगल लिख दिया, इधर हेड 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 के बीच में दिया हुआ था, एंगल लिख दिया, इधर टेल और हेड के बीच में दिया हुआ था। दो मेथड है, क्या करो, या तो किसी वेक्टर को शिफ्ट कर लो, चाहो तो इसको शिफ्ट कर लो, चाहो तो इसको शिफ्ट कर लो। यदि इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो इधर की ओर शिफ्ट करो जिससे दोनों की टेल टेल आपस में मिल जाए, यदि इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो इधर की ओर शिफ्ट कर लो जिससे दोनों के क्या मिल जाए, हेड हेड मिल जाए, फिर हेड हेड के बीच में एंगल बता दो, एक पॉइंट। और यदि आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो सीधा सिंपल है कि जो भी एंगल हेड और टेल के बीच में दिया हुआ है उससे रियल एंगल पता करने के लिए 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। इससे रिलेटेड दो एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। देखो एग्जाम्पल ध्यान दो, ये वाला एंगल दे रखा है 60, ये वाला एंगल दे रखा है 60, ये वाला एंगल दे रखा है 60, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। आपको एंगल बताना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में आपको एंगल बताने हैं। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अपने को गिवन है, जो भी यहाँ पे व्हाइट मार्कर से लिख रहे हैं वो गिवन है। देखो ये वाला एंगल देखो, ये 60 डिग्री, ये किसके बीच में है ए और सी के बीच में, तो लेकिन टेल और हेड के बीच में है कि नहीं है, टेल और टेल के बीच में, सॉरी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, ये किसके बीच में है, टेल और टेल के बीच में, तो इस एंगल को एंगल बोल सकते हो, कितने डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री। किन के बीच में हो गया, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर। फिर देखो ये वाला एंगल किन के बीच में, हेड और हेड के बीच में, हेड और हेड के बीच में, और वैसे किसके बीच में, बी और सी के बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री। ये ए और बी के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, लेकिन ये एंगल किसके बीच में है, हेड और टेल के बीच में, किसके बीच में, हेड और टेल के बीच में, तो क्या इस एंगल को एंगल बोल सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितने डिग्री हो गया बताओ, 120 डिग्री हो गया, मिसप्रिंट हो गया, 120 डिग्री। अरे यस और नो, देखो एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं।
फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर से क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है, सी वेक्टर। याद रखना ये डायग्राम, जब मैं आपको ट्राइंगल लो करवाऊंगा तब भी वहां पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूं इससे, तो इसको थोड़ा सा याद भी रख लेना। वैसे क्वेश्चन याद नहीं रखने होते डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा याद रखना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में आपको थीटा बताने। देखो भाई गौर करना आपको, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। तो देखो क्या होएगा, गौर करना, यहां पर ये वाला एंगल बताओ 60 होएगा कि नहीं होएगा, ये भी 60 होएगा कि नहीं होएगा, ये भी 60 होएगा कि नहीं होएगा। लेकिन क्या इन एंगल को एंगल बोल सकते हैं? ये किसके बीच में, टेल और टेल और हेड, ये टेल और हेड, ये भी टेल और हेड, तो इन किसी भी एंगल को हम लोग एंगल नहीं बोल सकते। यस और नो? अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो शॉर्ट में ए और सी के बीच में देख रहे हैं, 180 में से क्या कर दोगे, माइनस। ए और सी के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हेड और टेल के बीच में है, हेड और टेल के बीच में, तो 180 में से क्या कर दोगे, माइनस। तो कितना हो गया, ए सी वाला 120, ये भी कितना हो जाएगा 120, ये भी 120। आंसर आंसर आंसर। गौर करना, देखो डायग्राम से इसको उठा के मैं इधर की ओर शिफ्ट कर दूं तो किसी को एतराज आएगा? देखो मैंने इधर की ओर इसको शिफ्ट कर दिया, बताओ सी वेक्टर सही से ही शिफ्ट करा गया? सी वेक्टर को मैंने यहां से उधर की ओर शिफ्ट कर दिया, बताओ सही से ही शिफ्ट करा गया? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ गया, डायरेक्शन चेंज हुई क्या? बिल्कुल सही से ही शिफ्ट करा, सही से शिफ्ट करा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 120। ये 120 एंगल किस किस के बीच में है, ए वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल, ए वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल के बीच में। तो ये टेल टेल के बीच में हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ 120 डिग्री का एंगल होएगा कि नहीं होएगा? कितना होएगा, 120 डिग्री का एंगल होएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या, कोई डाउट? ऐसे ही आप लोग इधर भी करके देख सकते हो। देखो इनके बीच में, ए और बी के बीच में एंगल पता करना है, तो हम इस ए वेक्टर को बताओ ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये क्या हो गया बताओ, ए वेक्टर। टाइम कितना हो गया? ये क्या हो गया बताओ, ए वेक्टर। क्या हो गया, ए वेक्टर। ए वेक्टर हो गया, तो ये कितनी डिग्री है बताओ, 60। तो ये कितना हो गया, 120। ए वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये 120। तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल को बताओ 120 बोला जा सकता है नहीं बोला जा सकता? रीजन, क्योंकि ये एंगल किनके बीच में है, टेल टेल के बीच में, और जो टेल टेल के बीच में होता है उसे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल बोल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हो, ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, 3 4 एंड 5। ये वेक्टर यूं हो गया, ये यूं हो गया, और ये यूं हो गया। 3 4 5 का ट्राइंगल है। 3 4 5 के ट्राइंगल में ये कितना होता है, 90। ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, सी इक्वल टू इतना है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में, और ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में आपको एंगल बताने हैं। अरे यस और नो, बोलो बता सकते हो क्या? देखो याद करो, 3 4 5 के ट्राइंगल में, 3 4 5 के ट्राइंगल में 4 के सामने वाला कितना होता है, 53। 3 के सामने वाला कितना होता है, 37। मुझे तो ये बताओ, ए और बी के बीच में एंगल कितना होएगा? ए और बी के बीच में एंगल बताओ, ए और बी के बीच में। क्या इस 37 को आप लोग एंगल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ए और बी के बीच में एंगल देखना है तो 37 को आप एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसके बीच में है, हेड और टेल के बीच में। यस और नो? ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 180 माइनस 37, अरे क्या पंगा है ये, 30, अरे
हद्दी कर दी इसने तो। 37 बताओ ये कितना होएगा? सही बोल रहे हो? ठीक है जी। फिर देखो इनके बीच में देखो, बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 53। लेकिन क्या इसको एंगल बोल सकते हो? रीजन हेड और टेल के बीच में है। हेड और टेल के बीच में दे रखा है तो बी और सी के लिए भी 180 माइनस 53 कितना बचेगा? 123। 127 बचेगा क्या? ठीक है जी। अब देखो आगे, ये वाला एंगल किन के बीच में दे रखा है बताओ? ये ए और सी के बीच में देख रहे हैं, ये कितना दे रखा है? 90। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो कोई डाउट हो तो बोल, कोई खिचखिच हो तो बोल। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।